नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सिकरवार आज फिर आप लोगों के साथ हाजिर हूँ एक नई क्लास के साथ। तो दोस्तों, आपको पता है कि इस समय जो कोविड-19 है वो बहुत बेहद चरम सीमा पर पहुंच चुका है और जो आम जन हैं उनको काफ़ी परेशानी हो रही है और हम लोगों को भी, आप लोगों को भी। तो सबसे पहले मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, सभी लोग अपने घर पर सुरक्षित रहें, अपने घरों से बाहर ना निकलें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और यदि घर से बाहर कहीं जाते हैं तो साथ में सैनिटाइज़र अवश्य रखें। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम प्रारंभ करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। मोटिवेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है और वो परीक्षा में लगभग बहुत अच्छा प्रदर्शन एक तरीके से जो मोटिवेशन टॉपिक से होता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं उससे। तो आज हम शुरुआत करते हैं, एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं दोस्तों। आज का टॉपिक है मोटिवेशन, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं गाइज अभिप्रेरणा। हिंदी में अपन बोलते हैं अभिप्रेरणा, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं मोटिवेशन। अभिप्रेरणा को अपन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मोटिवेशन। मोटिवेशन है क्या? अभिप्रेरणा है क्या? वास्तव में अभिप्रेरणा क्या चीज़ होती है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभिप्रेरणा है क्या। तो ये जो अभिप्रेरणा है ये हिंदी का शब्द है अभिप्रेरणा, और मैंने अंग्रेजी भाषा में इस अभिप्रेरणा को अपन बोलते हैं मोटिवेशन। ये जो मोटिवेशन वर्ड है ना, ये जो मोटिवेशन वर्ड है ना, इस वर्ड की उत्पत्ति का यदि अपन राज जाने तो इस वर्ड की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा से मानी जाती है। कौन सी भाषा से मानी जाती है? लैटिन भाषा। जो अपना मोटिवेशन शब्द है अंग्रेजी का, ये मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा से निकला हुआ है। और लैटिन भाषा का वो कौन सा शब्द है जिस शब्द से मोटिवेशन बना हुआ है? तो लैटिन भाषा के गाइज दो शब्द हैं, मैं एक शब्द नहीं बता पाऊँगा। इस भाषा के दो शब्द हैं, एक है लैटिन भाषा का मोटम और एक है लैटिन भाषा का मोवियर। देखिए, मोटम एंड मोवियर ये दोनों शब्द हैं लैटिन भाषा के। ये दोनों शब्द क्या बताते हैं? ये दोनों शब्द कहते हैं, इनका अर्थ होता है टू मूव, यानी गति प्रदान करना, गति प्रदान करना या फिर धक्का मारना, यानी पुश। एक तरीके से जो अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा को अपन क्या बोलते हैं? मोटिवेशन। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम एंड मोवियर। ज़्यादातर मोटम वर्ड इम्पोर्टेंट है इन दोनों में से भी, यदि पूछा जाता है तो महत्वपूर्ण कौन सा है? मोटम। यदि मोटम ऑप्शन में नहीं होता है कई बार तो मोवियर को ऑप्शन में देता है। इन दोनों का अर्थ होता है टू मूव, गति प्रदान करना या फिर धक्का मारना। तो गाइज ये थी अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति। आप सभी लोग शायद इसके बारे में जानते हैं कि अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति किस चीज़ से हुई है। अब मैं अभिप्रेरणा के बारे में और आगे बताना चाहूँगा। अब अपन चर्चा करते हैं कि अभिप्रेरणा का निष्कर्ष क्या निकला, अभिप्रेरणा किसे कहते हैं। तो अभिप्रेरणा के संबंध में मैं दो तीन बातें बताता हूँ अभी। तो अभिप्रेरणा के संबंध में जो अपनी दो तीन बातें हैं, थोड़ा क्लास डिस्टर्ब हुई उसके लिए क्षमा चाहूँगा। हाँ, तो अब यहाँ से इन दोनों शब्दों से क्या निकल कर के आया
इन दोनों शब्दों से निकल कर के आया कि अभिप्रेरणा क्या है। मैं बोलना चाहूँ तो अभिप्रेरणा एक प्रेरक बल है। क्या है अभिप्रेरणा? प्रेरक बल, या मैं बोलूँ तो अभिप्रेरणा एक क्या है? प्रेरक शक्ति है। इन दोनों से क्या निकल के आया कि ये जो अभिप्रेरणा है वो एक क्या है? प्रेरक शक्ति है। अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रेरक शक्ति है जो व्यक्ति को किधर की ओर? लक्ष्य की ओर क्या करती है? अग्रसर करती है। अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रेरक शक्ति होती है जो व्यक्ति को, यानी कहने का मतलब है गोल ओरिएंटेड होती है। ऐसी एक प्रेरक शक्ति होती है जो कि हमें, जो व्यक्ति को उसके लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है, लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य करती है। यानी अभिप्रेरणा किसे कहते हैं? अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रेरक शक्ति जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। या फिर मैं यूँ बोलूँ तो अभिप्रेरणा के संबंध में कि अभिप्रेरणा एक ऐसा प्रेरक बल होता है जो व्यक्ति को किसी कार्य करने के लिए क्या करता है? मजबूर करता है। यानी कहने का मतलब है हम तैयारी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर अभिप्रेरणा है। हम टेट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर क्या है? उस एग्ज़ाम के प्रति अभिप्रेरणा है। यानी एक तरीके से जो भी कार्य होता है उस कार्य को करने के लिए मजबूर हमें कौन करती है? मजबूर करने वाली होती है अभिप्रेरणा। यानी अभिप्रेरणा एक प्रेरक शक्ति भी होती है, और मैं कहना चाहूँ तो एक प्रेरक बल भी अपन अभिप्रेरणा को बोलते हैं जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करता है? मजबूर करता है। तो गाइज ये थी अभिप्रेरणा की उत्पत्ति। अब अभिप्रेरणा की उत्पत्ति के बाद में कुछ सामान्य सी आप लोगों को परिभाषाएं बताना चाहूँगा, और ट्रिक के माध्यम से क्लासरूम में ही, यानी अभी मोबाइल के सामने बैठे हुए ही मैं आपको याद कराने का पूरा प्रयास करूंगा। बिल्कुल वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत तक बहुत सारी चीज़ें तुम्हें नई नई सीखने के लिए मिलेंगी जो शायद पहले मैंने ऑफलाइन क्लासेस में नहीं बताई हैं, या फिर कुछ अपडेट आपको मिलेगा नया। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें, और सभी लोगों से विशेष आग्रह, अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो देखो मोटिवेशन की यदि मैं जो कोटेशन है या डेफिनेशन देखना चाहूँ तो सबसे पहले अभिप्रेरणा की परिभाषा में सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है वो है स्किनर कहते हैं कि अभिप्रेरणा, स्किनर ने कितनी अच्छी बात कही है कि अभिप्रेरणा अधिगम, देखो अधिगम शब्द हो या सीखना हो, अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। कैसा राजमार्ग है? सर्वोत्कृष्ट। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। देखो ये मैंने परिभाषा लिखी हुई है, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। इस कोटेशन को देने वाले कौन हैं? स्किनर। अब हमें यहीं पर बैठे बैठे याद करना है। देखो अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग, जैसे एक गाड़ी होती है, एक गाड़ी के लिए यदि गड्ढे वाली सड़क देंगे तो वो गाड़ी जल्दी ख़राब हो जाएगी, गाड़ी समय से लेट पहुंचेगी। और एक तरीके से अगर मार्ग सही है, यदि रास्ता सही है, राजमार्ग सही है, पथ सही है, तो आप अपने लक्ष्य तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। यदि मार्ग, रास्ता या पथ खराब है तो आप अपने लक्ष्य तक बहुत देर में पहुंचेंगे। तो यानी जो अधिगम अपना क्या होता है? सीखना। जब बच्चा किसी भी कार्य को करना सीखता है ना, तो वो सीखने के लिए किस पर चलता है? एक तरीके से देखा जाए तो जो बेस्ट हाईवे है, सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग। राजमार्ग मतलब अभिप्रेरणा रूपी राजमार्ग पर बच्चा क्या करता है? अधिगम करता है। यानी अभिप्रेरणा एक क्या है? राजमार्ग है, और अधिगम एक क्या है? गाड़ी है। देखो मैं जैसे बताना चाहूँगा कि ये जो गाड़ी है, ये मान के चलो, ये जो मैंने गाड़ी बनाई हुई है, ये एक गाड़ी है। इस गाड़ी के लिए
ये जो गाड़ी है, अगर इस गाड़ी के लिए मैं गड्ढे वाली सड़कें दूं तो ये गाड़ी अपने टारगेट तक काफ़ी लंबे समय में पहुंचेगी। यदि इसके लिए मैं सुपर हाईवे दे दूं, सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग दे दूं, तो ये अपने लक्ष्य तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएगी। स्किनर महोदय ने बहुत अच्छी बात कही है कि सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग बताया है, सुपर हाईवे, यानी लर्निंग का जो मोटिवेशन को क्या माना है, सुपर हाईवे, याद रखना। तो अब याद कैसे करेंगे, देखो सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग, यदि राजमार्ग अच्छा होगा तो उसकी सतह कैसी होगी, चिकनी, और इधर ये रा को हटा दीजिए, बची कौन, स्किन, और स्किन की सतह भी कैसी होती है, चिकनी। तो याद रखना, यानी स्किन की सतह चिकनी है, तो इधर क्या है, राजमार्ग भी कैसा होता है, चिकना होता है। तो यहाँ याद करेंगे, स्किन से राजमार्ग को कनेक्ट कर देंगे, स्किन चिकने है तो राजमार्ग भी चिकना है, तो अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। ये कोटेशन देने वाले कौन थे, सुपर हाईवे, यानी कहने का मतलब है सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग मोटिवेशन, यानी सुपर हाईवे बोला है। ये स्किनर की परिभाषा है। स्किनर के बाद मैं अगली परिभाषा बताना चाहूँगा। देखो दूसरी परिभाषा किसकी है, गिलफोर्ड। किसकी है, गिलफोर्ड ने दो बातें कही अभिप्रेरणा के संबंध में। गिलफोर्ड कहते हैं कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ एवं जारी रखने का कार्य करती है। आरंभ यानी अराउजिंग, और जारी यानी सस्टेनिंग। यानी जो गिलफोर्ड क्या कहते हैं कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ तथा जारी रखने का क्या करती है, काम करती है। अब मैं यहाँ पर एक स्टोरी सुनाऊंगा आपको, एक स्टोरी सुनाऊंगा कि देखो गिलफोर्ड, ये मान के चलो कि एक लड़का है, वो कौन सा ट्रैक्टर चला रहा है, फोर्ड। कौन सा ट्रैक्टर चला रहा है, फोर्ड। अब उसने उस ट्रैक्टर को आरंभ कर लिया, यानी चालू कर लिया। अब वो चालू हो गया है, पर उस बंदे से वो बंद नहीं किया जा रहा है। क्या नहीं किया जा रहा है, बंद नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं बंद किया जा रहा है, क्योंकि भूखा इतना है कि ब्रेक पर उसके पैर नहीं दब रहे हैं, यानी ब्रेक को उसके पैर नहीं दबा पा रहे हैं। भूख बहुत ज़्यादा है, तो काम करने में मन नहीं होता है। तो अब उस बंदे ने क्या किया, यानी वो लड़का चला रहा था फोर्ड ट्रैक्टर, उसने चालू कर लिया, उसको वो बंद नहीं कर पा रहा है, जारी है। अब उसको बंद करेगा, क्यों, क्योंकि वो भूखा था। एक स्टोरी है केवल, तो भूखा था तो उसने क्या खा लिया, गुड़। अगली परिभाषा किसकी आ गई, गुड़ की। गुड़ ने क्या कह दिया कि अभिप्रेरणा, अब इसमें तीन बातें आ गई। अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने तथा जारी रखने एवं नियंत्रित रखने का कार्य करती है। तो उस लड़के ने क्या कर लिया, गुड़ को खा लिया। गुड़ खाने के बाद उसने ट्रैक्टर को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया, नियंत्रित कर लिया। तो याद रखना गाइज कि फोर्ड ट्रैक्टर पर एक बंदा बैठा हुआ था, उसने ट्रैक्टर को आरंभ कर लिया और वो उस पर बंद नहीं हो रहा था, जारी है। भूखा है तो उसने क्या खा लिया, गुड़। तो आरंभ और जारी पहले से था, तो गुड़ खा के उसने क्या कर लिया, नियंत्रित। तो याद रखना, यानी गिलफोर्ड की फोर्ड याद रखना, और गुड़ खा के नियंत्रित कर लिया, आरंभ और जारी तो कर लिया। यानी ये अपनी किसकी परिभाषा है, गिलफोर्ड की हो गई, गुड की हो गई और स्किनर की होगी। गाइस आशा करता हूँ कि तीनों परिभाषाएं आपको याद हो गई होंगी। इसके बाद अगली परिभाषा में आपको बताना चाहूँ तो चौथी परिभाषा है अभिप्रेरणा की, बर्नार्ड क्या कहते हैं कि जिस लक्ष्य की ओर पहले कभी आकर्षण नहीं था
जिस लक्ष्य की ओर पहले कभी आकर्षण नहीं था उसी लक्ष्य की ओर उत्तेजित होना ही क्या है, उसी लक्ष्य की ओर उत्तेजित होना ही क्या है, अभिप्रेरणा है। यानी कहने का मतलब क्या है, कितनी अच्छी बात कही है, किसने, बर्नार्ड ने। बर्नार्ड कहते हैं कि जिस लक्ष्य की ओर पहले कभी आकर्षण नहीं था और उसी लक्ष्य की ओर उत्तेजित होना ही क्या है, अभिप्रेरणा है। ऐसा कौन मानते हैं, बर्नार्ड मानते हैं, जिस लक्ष्य की ओर पहले कभी आकर्षण नहीं था। भाई अपने एक चंबल अंचल में देखा जाए तो जो अपना ये जो चंबल संभाग है तो इधर क्या होता है, जैसे कि शादी से पहले कोई लड़का होता है तो उस लड़के से कहा जाए कि बेटा कुछ कमा खा ले, यानी कुछ कमा ले, यानी कहीं जा कर के 2-4 पैसे कमा ले, क्योंकि पता है भाई अपने साइड क्या है। तो अब क्या है कि वो लड़का कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा कहीं कमाने, क्योंकि उसका उस लक्ष्य की ओर क्या नहीं है, आकर्षण है, कमाने के लिए नहीं जाएगा, यूं ही पड़ो पड़ो खाते रहते हो खाट पे आराम से। अब उस लक्ष्य की ओर पहले कभी क्या नहीं था, आकर्षण नहीं था। अब क्या करते हैं घर वाले कि भाई अब तू 20-21 साल का हो गया, अब तेरा ब्याह रचा देते हैं। तो ब्याह रचाने के साथ साथ वो क्या बन जाता है, वरना। तो ब्याह में दूल्हे को अपने साइड क्या बोलते हैं, वरना। अब वो क्या बन गया, वरना बन गया। तो अब ये मान के चलो कि जब उसकी आ जाएगी कौन, वरना बन जाएगा, तो कौन आ जाएगी, बरनी। कौन आ जाएगी, बरनी। जब बरनी आएगी तो अंदर से क्या पड़ेगा, दबाव, अंदर से दबाव पड़ेगा। तो जिस लक्ष्य की ओर पहले कभी आकर्षण नहीं था फिर वो उसी लक्ष्य की ओर उत्तेजित होगा, फिर वो नौकरी खुद ही तलाशेगा। उसी को क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं। तो केवल स्टोरी के माध्यम से याद कराना है, मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। तो बर्नार्ड जिस लक्ष्य की ओर पहले कभी आकर्षण नहीं था, अब लल्लू वरना बन गया, तो उसी लक्ष्य की और क्या हो गया, उत्तेजित होना ही क्या है, अभिप्रेरणा है। ये कोटेशन किसकी है गाइस, ये कोटेशन है बर्नार्ड महोदय की। बर्नार्ड के बाद अब अगली परिभाषा में अभिप्रेरणा की बताना चाहूँ तो अगली परिभाषा क्या है, अगली परिभाषा है, नाम है क्रैच एवं क्रैचफील्ड। क्रैच एवं क्रैचफील्ड। देखो क्रैच एवं क्रैचफील्ड क्या बोलते हैं, क्रैच एवं क्रैचफील्ड बोलते हैं कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का जवाब देती है। कितनी अच्छी बात कही है, क्यों का जवाब देती है, यानी अभिप्रेरणा हमारे क्यों का जवाब देती है। क्रैच एवं क्रैचफील्ड क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा हमारे क्यों का जवाब देती है। आपने ऐसा काम क्यों किया, क्योंकि हमारे अंदर क्या थी, मोटिवेशन। आपने पढ़ाई क्यों की, हमारे अंदर क्या थी, मोटिवेशन। आप वहाँ क्यों गए, हमारे अंदर क्या थी, मोटिवेशन। आप यही छोड़ दीजिए, बस इतना ही याद रखो कि आपने क्रिकेट खेलते टाइम कैच क्यों पकड़ा, कैच क्यों पकड़ा, क्योंकि हमारे अंदर क्या थी, अभिप्रेरणा। तो याद रखना कैच क्यों पकड़ा, क्योंकि मैच जीतने के लिए हम पहले से ही क्या थे, मोटिवेट थे, अभिप्रेरित थे। हमको मैच हर हालत में जीतना था, इसलिए तन से भी और मन से भी, दोनों पक्षों से, यानी दोनों तरीके से हमने क्या की, मेहनत, और हमने क्या किया, कैच को पकड़ा। तो यानी अभिप्रेरणा हमारे किसका जवाब देती है, क्यों का जवाब देती है। इसके बाद अगली कोटेशन देने वाले हैं मैकडूगल। मैकडूगल ने अभिप्रेरणा के संबंध में कितनी अच्छी बात की है। मैकडूगल कहते हैं कि केवल जो इंसान की मूल प्रवृत्तियां हैं, मूल प्रवृत्तियों की व्याख्या करना ही क्या है, अभिप्रेरणा है। मूल प्रवृत्तियों की व्याख्या, देखो मूल माने जन्म से, प्रवृत्ति माने आदत, यानी कुछ आदत बच्चे में जन्म से आती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, मूल प्रवृत्ति। और इन्हीं मूल प्रवृत्तियों की व्याख्या करना क्या कहलाता है, अभिप्रेरणा कहलाता है। मूल प्रवृत्ति शब्द किसने दिया था, विलियम जेम्स ने दिया था, ध्यान रखना। और मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था, विलियम मैकडूगल ने दिया था। किसने दिया था मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत,
यानी मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया था एवं मूल प्रवृत्ति शब्द दिया किसने था? विलियम जेम्स ने। शब्द विलियम जेम्स का है, सिद्धांत विलियम मैकडूगल का है। तो गाइस ये थी अभिप्रेरणा की छोटी मोटी कुछ परिभाषाएं कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, इनको याद रखना भी जरूरी है। तो अब हम आते हैं आगे की ओर। अब मैं अभिप्रेरणा को बिल्कुल आपको कंटेंट की ओर लेकर के आऊँगा, मोटिवेशन का मेन कंटेंट समझाऊँगा कि मोटिवेशन होता क्या है। अब देखो इस उदाहरण को शुरू से एंड तक सुनना, इस उदाहरण में बहुत सारी चीज़ है। देखो अभिप्रेरणा चलती किससे किधर की ओर। मैं अभिप्रेरणा की एक तरीके से बताना चाहूँ कि देखो व्यक्ति होता है और प्रत्येक व्यक्ति में क्या होती है? क्षमता होती है, और क्षमता से व्यक्ति क्या करता है? कार्य करता है। कार्य करने के बाद वो किसको प्राप्त करता है? लक्ष्य को प्राप्त करता है। यानी क्षमता, तो प्रत्येक व्यक्ति में क्षमता होती है और व्यक्ति के अंदर क्षमता है। क्षमता होने के बाद क्षमता के साथ वो क्या करता है? कार्य, और कार्य करने के बाद वो क्या करता है? लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। लक्ष्य या अपने उद्देश्य तक पहुंच जाता है। लक्ष्य या फिर कहाँ तक पहुंच जाता है व्यक्ति? अपने उद्देश्य तक पहुंच जाता है। तो गाइज अब मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगा। ये उदाहरण एक मेरा छोटी सी स्टोरी है, एक रामायण से ही मैं लेता हूँ। तो रामायण का एक उदाहरण है। तो उदाहरण के संबंध में बताना चाहूँगा कि जब सीता जी का एक तरीके से रावण ने क्या कर लिया था? अपहरण कर लिया था। यानी सीता जी को रावण चुरा ले गया था। तो चुराने के बाद क्या है कि राम जी को हनुमान जी मिले और वानर सेना के साथ वो क्या है? वन में ढूंढने के लिए निकल पड़े। तो जब वो निकलते हैं तो एक तरीके से क्या है कि बीच में समुद्र वाला रास्ता मिलता है। तो समुद्र वाला रास्ता मिलता है, चलते चलते सारे वानर और सभी सो रहे होते हैं, रात्रि का समय होता है। समुद्र अचानक आ जाता है, समुद्र को पार करने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। तो क्या हुआ कि भाई अब रात्रि का समय था, तो हनुमान जी क्या कर रहे थे? आराम से सो रहे थे अपने तंबू में। एक उदाहरण है, बस काल्पनिक एक तरीके से बताना चाहूँ तो मैं काल्पनिक भी नहीं कहूँगा। तो हनुमान जी क्या है? एक तरीके से सो रहे थे। तो हनुमान जी सो रहे थे, तो सोते समय क्या है, उनको अचानक रात में एक मच्छर ने काट लिया। अब मच्छर ने काटा हनुमान जी को, तो मच्छर को काटने के बाद, यानी मच्छर के द्वारा काटने के बाद हनुमान जी खड़े हुए। और खड़े होने के साथ क्या है, उसने सोचा कि राम की वजह से मैं तो परेशान हूँ कि मेरी तो है ही नहीं, पर लेकिन इसके चक्कर में मैं भी परेशान हूँ। मैं अब आज ही रात में जाता हूँ, इस समुद्र को पार करके सीता मैया को लेके आता हूँ। अब भाई हनुमान जी ने प्लानिंग बना ली और रात में ही समुद्र को पार करने के लिए निकल पड़े। अब समुद्र को पार करने के लिए निकल पड़े हनुमान जी। तो जैसे ही समुद्र में जाते हैं तो पहले घुटनों तक पानी, फिर कमर तक, फिर कंधे तक, फिर यानी एक तरीके से गर्दन तक। अब हनुमान जी जैसे ही जाते हैं, रात्रि का घनघोर अंधेरा है, जलीय जीव जंतु पास आने लगते हैं, हनुमान जी डूबने लगते हैं, शार्क जैसी मछलियाँ और बड़े बड़े जलीय जीव आने लगते हैं। हनुमान जी सोचते हैं अब क्या करूं, वो भी तो एक व्यक्ति थे, एक तरीके से मान के चलो व्यक्ति हैं। तो अब क्या हुआ, उन्होंने सोचा अब हम होते तो हम तो हनुमान चालीसा कह लेते, पर जो खुद के ही नाम का चालीसा बनाया, वो किसका चालीसा पढ़े। तो हनुमान जी क्या किया उन्होंने कि जैसे उन्हें डर लगा कि हनुमान तेरी तो है ही नहीं, अब तू दूसरे के चक्कर में क्यों मर रहा हो, वापस है तंबू में ही आराम है। तो हनुमान जी पुनः वापस आकर के सो जाते हैं। अब ये पूरी घटना कब की थी? नाइट की। अब क्या हुई? मॉर्निंग हुई। क्या हुई? मॉर्निंग हुई। अब सुबह हुई। तो सुबह होने के बाद, ये तो नाइट की घटना थी। अब सुबह होने के बाद भाई भगवान श्री राम, सभी वानर और लक्ष्मण, सभी में आपसी डिस्कशन चल रहा था, चर्चा चल रहा था, प्लानिंग बना रहे थे कि कोई तो लेके आओ सीता जी को, कोई तो देखो कहाँ है सीता जी, कोई तो पहुँचो उनके पास। तो हनुमान जी यानी श्री राम जी बहुत दुखी थे बेहद। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि
हे भाई हे आप हनुमान जी को बुला करके लाइए। हनुमान जी लक्ष्मण जी के पास आते हैं जैसे ही, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपको प्रभु श्री राम ने बुलाया है। हनुमान जी पहुँचे कि मामला वही होगा, मैं तो रात में ही पहले भुगता हुआ बैठा हूँ। तो जैसे ही श्री राम प्रभु के पास पहुँचते हैं हनुमान जी, तो पहुँचने के बाद क्या होता है, देखो व्यक्ति तो वही थे, क्षमता उनके अंदर रात में भी थी, कार्य उन्होंने वही किया था और लक्ष्य भी उनका क्या है, वही था। अब क्या हुआ, श्री राम बोलते हैं हनुमान आपको ये समुद्र पार करना पड़ेगा। माय डियर हनुमान, एक तरीके से आप ये कर सकते हो, यू कैन डू इट माय डियर हनुमान। यानी एक तरीके से जामवंत कहते हैं पवन पुत्र हे मारुति नंदन, आपके लिए समुद्र क्या है, एक छोटी सी चीज़ है, आप तो एक छलांग में समुद्र को पार कर जाओगे। यानी कहने का मतलब यह है कि कवन सो काज कठिन जगमाई और जो नहीं होए तात तुम पाई। यानी हनुमान जी से लक्ष्मण जी ने कहा, हे अंजनी पुत्र, हे पवन पुत्र, आप तो ये मान के चलो एक वायु की तरह पार कर जाओगे, समुद्र को एक छलांग में ही पार कर जाओगे। जब 4 लोगों ने हनुमान जी से ये कहा सुबह सुबह, अब हनुमान कहता है, अब हनुमान जी कहते हैं भाई नाइट में तो मैंने जाके देखा, तो अब उनके अंदर क्या कर दी, मोटिवेशन दे दी। क्या दे दी, मोटिवेशन। व्यक्ति वही थे और एक तरीके से क्षमता भी वही थी, पर लेकिन उस क्षमता में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। क्षमता में वृद्धि क्यों हुई, क्योंकि उन्हें क्या मिली, मॉर्निंग में मोटिवेशन। क्षमता में वृद्धि हुई, उन्होंने कार्य किया और अपने लक्ष्य और उद्देश्य को क्या कर लिया, प्राप्त आसानी से कर लिया। हनुमान जी ने समुद्र को जय श्री राम का नारा लगा करके एक ही छलांग में पार कर दिया। अब इस इतने बड़े उदाहरण से आपको क्या समझ में आता है, इतने बड़े उदाहरण से ये समझ में आता है, देखो सीधी सी बात है, मैं बताना चाहूँ तो मान के चलो व्यक्ति के अंदर, यानी कहने का मतलब जो नाइट वाले हनुमान जी थे, तो उन हनुमान जी के अंदर क्षमता भी थी, उन्होंने कार्य भी किया। उनके हाथ में लास्ट में क्या लगी, उनके लास्ट में हाथ में क्या लगी, असफलता। रात में क्या लगी थी हाथ में, असफलता। सुबह क्या लगी थी उनके हाथ में, सफलता। क्या अब यहाँ से ये सिद्ध होता है कि अभिप्रेरणा असफलता से सफलता की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया है? क्या ये सिद्ध होता है क्या गाइस? मुझे सोच करके बताएं, क्या अभिप्रेरणा असफलता से सफलता की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया है? नहीं, गलत। हम यूँ नहीं कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा हमें सफलता से असफलता की ओर ले जाती है। अभिप्रेरणा की अगर सही परिभाषा निकालना चाहें तो अभिप्रेरणा क्या होती है कि अभिप्रेरणा के द्वारा ये सिद्ध होता है कि यानी एक तरीके से प्रत्येक बालक में क्षमता होती है, उस क्षमता का सही प्रयोग यानी उस क्षमता का सही उपयोग करना हमें कौन सिखाती है? अभिप्रेरणा सिखाती है। यानी अब प्रेरणा की परिभाषा क्या निकल के आती है कि बालक की क्षमताओं का सही उपयोग अभिप्रेरणा के द्वारा ही क्या है, संभव है। यानी बालक की क्षमताओं का सही उपयोग किसके द्वारा संभव है? अभिप्रेरणा के द्वारा संभव है। यानी हनुमान जी के अंदर रात में भी क्षमता थी, कंटेंट की ओर आइए, रात में भी क्षमता थी और सुबह भी क्षमता थी, पर लेकिन इस क्षमता का सही उपयोग वो नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि रात में उनके पास क्या नहीं थी, मोटिवेशन। और मॉर्निंग में उन्होंने उस कार्य को क्यों करके दिखाया, क्षमता का सही उपयोग करके बता दिया, क्योंकि अब उनके पास क्या है गाइस, अब उनके पास थी मोटिवेशन। श्री राम ने दी, लक्ष्मण जी ने दी, जामवंत जी ने दी और वानर सेना ने दी, तो अब उनके पास क्या थी, मोटिवेशन। तो अभिप्रेरणा किसे कहते हैं? अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रेरक शक्ति होती है जो बालक की क्षमताओं को सही दिशा में ले जाती है या बालक की क्षमताओं को सही तरीके से प्रयोग करना सिखाती है या बालक की क्षमताओं का सही उपयोग करना अभिप्रेरणा के द्वारा ही क्या है, संभव है।
ये एक छोटा सा उदाहरण था। इसी उदाहरण के माध्यम से मैं क्या निकालना चाहूँगा, अब अभिप्रेरणा की कुछ विशेषताएं निकालूंगा। मैं क्या निकालूंगा, अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं अभिप्रेरणा की विशेषताएं। अभिप्रेरणा की विशेषताएं, तो अब विशेषताओं पर गाइस चर्चा करते हैं। विशेषताएं, तो अभिप्रेरणा की विशेषता निकालें तो नंबर 1 विशेषता, अभिप्रेरणा क्षमता का सही उपयोग करना सिखाती है। पहली विशेषता, अभिप्रेरणा क्षमता का सही उपयोग करना क्या करती है, सिखाती है। यानी क्षमता का सही उपयोग कैसे किया जाता है, पहली विशेषता निकल करके आती है ना। दूसरी विशेषता अभिप्रेरणा की निकालना चाहूँ तो दूसरी विशेषता क्या है कि अभिप्रेरणा एक कैसी प्रक्रिया है, अभिप्रेरणा एक आंतरिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, इंटरनल प्रोसेस है। कैसी प्रक्रिया है भैया, देखो अभिप्रेरणा के द्वारा क्षमता का क्या होता है, सही उपयोग होता है। देखो हनुमान जी की क्षमताओं का सही उपयोग कैसे हुआ, क्योंकि उनके अंदर उनको क्या दी गई थी, मोटिवेशन। अभिप्रेरणा एक कैसी प्रक्रिया होती है, आंतरिक। कैसी होती है, आंतरिक, और लेकिन उसे बाह्य कारकों के द्वारा क्या किया जाता है, बाह्य कारकों के द्वारा प्रभावित किया जाता है, या फिर मैं ये कहना चाहूँ तो बाह्य कारकों के द्वारा प्रस्फुटित किया जाता है। यानी बाह्य कारकों के द्वारा अभिप्रेरणा को क्या किया जाता है, प्रस्फुटित किया जाता है। हनुमान जी के अंदर एक आंतरिक थी क्षमता, पर लेकिन उस क्षमता को बाह्य कारकों के द्वारा क्या किया गया था, प्रस्फुटित किया गया था, बाहर निकाला गया था। तो अभिप्रेरणा की पहली विशेषता क्या है कि क्षमता का सही दिशा में उपयोग करना कौन सिखाती है, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा एक कैसी प्रक्रिया है, आंतरिक प्रक्रिया है, जो कि बाहरी कारकों के द्वारा प्रस्फुटित होती है। अभिप्रेरणा की और तीसरी विशेषता में निकालना चाहूँ तो तीसरी विशेषता क्या है, देखिए रात में हनुमान जी के पास लक्ष्य क्या था, लक्ष्य क्या था, चयन, लक्ष्य का चयन क्या था, समुद्र को पार करना। और सुबह भी क्या था, समुद्र को पार करना। यानी चयन पहले से ही होना चाहिए जब हम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अभिप्रेरणा एक कैसी प्रक्रिया होती है, चयनात्मक प्रक्रिया होती है, यानी सेलेक्टिव प्रोसेस है। मोटिवेशन एक कैसी प्रक्रिया है, अभिप्रेरणा एक कैसी प्रक्रिया है गाइस, अभिप्रेरणा एक चयनात्मक प्रक्रिया है। यानी चयनात्मक प्रक्रिया, स्वाभाविक सी बात है, जब तक आप मान के चलो कि वर्ग 3 का एग्जाम दे रहे हो, या राजस्थान रीट का एग्जाम दे रहे हो, या यूपी टेट है, या छत्तीसगढ़ टेट है, कोई भी किसी भी राज्य का आप टेट एग्जाम दे रहे हो, तो किसी भी राज्य का आप एग्जाम दे रहे हो ना, तो अगर ये चयन नहीं करोगे कि हमें क्या पढ़ना है, टेट देना है या नहीं, सिलेक्शन लेना है या नहीं, अगर ये ठान लोगे ना, तो अभिप्रेरणा ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर जागृत हो जाएगी। तुम्हारी क्षमताओं को आप अपने आप खुद सही से उपयोग करने लगोगे। तो अभिप्रेरणा एक कैसी प्रक्रिया होती है, चयनात्मक। और चयन किसका किया जाता है, चयन किसका किया जाता है, लक्ष्य का। और लक्ष्य की ओर क्या करते हैं, हम जाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, अभिप्रेरणा एक लक्ष्य नहीं है, अभिप्रेरणा एक कैसी प्रक्रिया है, अभिप्रेरणा एक लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया है, लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा एक कैसी प्रक्रिया है, लक्ष्य निर्देशित, जो कि लक्ष्य की ओर हमें निर्देशित करती है। अब भाई हनुमान जी रात में तो डर गए, रात में तो उन्हें जलीय जीवों से डर लग गया, पर लेकिन जैसे ही सुबह हुआ तो सुबह होते ही उन्हें और लोगों ने जैसे ही उनके अंदर मोटिवेशन दी, जैसे ही अभिप्रेरणा दी, तो उस अभिप्रेरणा से उन्हें लक्ष्य की ओर जाने के लिए क्या मिला, निर्देशन मिला। तो अभिप्रेरणा एक कैसी प्रक्रिया होती है, अभिप्रेरणा एक लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया होती है। और विशेषताएं अभिप्रेरणा की मैं निकालना चाहूँ तो
अपन गाइस जान चुके हैं पहले ही कि अभिप्रेरणा एक आंतरिक प्रक्रिया होती है, पर लेकिन उसे बाहरी कारकों के द्वारा प्रस्फुटित किया जाता है या बाहरी कारकों के द्वारा बाहरी रूप से प्रदर्शन उसका किया जाता है। और विशेषता जैसे अभिप्रेरणा की अगली नेक्स्ट जो मैं विशेषता निकालना चाहूँ तो अभिप्रेरणा एक कैसी प्रक्रिया है? मनोशारीरिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? मनोशारीरिक। मनोशारीरिक यानी साइको फिजिकल। अभिप्रेरणा एक कैसी प्रक्रिया है? एक साइको फिजिकल प्रक्रिया है, यानी मनोशारीरिक। मनोशारीरिक का मतलब आप लोग जानते हो, मनो का मतलब अभिप्रेरणा कैसी होती है? एक आंतरिक प्रक्रिया होती है। अभिप्रेरणा एक कैसी प्रक्रिया होती है? आंतरिक प्रक्रिया होती है, पर उसका जो प्रदर्शन है वो कैसा होता है? शारीरिक होता है। बाद में वो कैसा रूप ले लेती है? शारीरिक रूप ले लेती है। मनोशारीरिक बोलूं या मैं दूसरी यही विशेषता को वो ऐसे बोल देगा कि अभिप्रेरणा मनोव्यावहारिक होती है। अभिप्रेरणा कैसी होती है? मनोव्यावहारिक होती है। या फिर तीसरी मैं ऐसे निकालना चाहूँ तो अभिप्रेरणा एक कैसी प्रक्रिया होती है? मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। यानी अभिप्रेरणा की एक कौन सी विशेषता हो गई? साइकोफिजिकल। साइको का मतलब क्षमता उनके अंदर पहले से थी, क्षमता व्यक्ति के अंदर पहले से विद्यमान होती है, पर लेकिन उस क्षमता को जब जैसे ही बाहर प्रकट होती है तो वो फिजिकल रूप ले लेती है, शारीरिक रूप ले लेती है, तो मनोव्यावहारिक रूप ले लेती है। तो मनोव्यावहारिक, मनोवैज्ञानिक, ये सारी एक ही विशेषता है और इसको किसी भी तरीके से पूछ सकता है। अभिप्रेरणा साइकोफिजिकल है, अभिप्रेरणा साइको बिहेवियर है, अभिप्रेरणा साइको साइंटिफिक है, यानी अभिप्रेरणा के बारे में ये विशेषता थी। देखिए तो यहाँ से अपन को कितनी 5 विशेषताएं मिलती हैं। अब यदि मैं छठवां बिंदु निकालना चाहूँ तो छठवां बिंदु क्या है? छठवां बिंदु यह है कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाओं की दिशा निश्चित होती है। यानी अभिप्रेरणा के द्वारा उत्पन्न क्रियाओं की दिशा यानी निश्चित होती है। यानी मान के चलो कि हनुमान जी को जब सुबह कई लोगों ने समझाया और उनसे कहा कि आप इस काम को कर सकते हो, यू कैन डू इट, आपके लिए ये काम बहुत ईजी है, बहुत ही सरल है, तो उसके द्वारा उनके अंदर क्या हुई? उत्पन्न क्रियाएं, और वो क्रियाएं उन्हें किधर ले गई? सही दिशा की ओर। कौन सी दिशा की ओर? सही दिशा की ओर। यानी अभिप्रेरणा के से उत्पन्न क्रियाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं? सही दिशा की ओर निश्चित होती हैं, यानी सही दिशा की ओर व्यक्ति को ले जाती हैं। अगली विशेषता और मैं निकालना चाहूँ अभिप्रेरणा की, तो देखो 2 चीज़ होती हैं, एक तो होता है साध्य और एक होता है साधन। एक तो साध्य है और एक क्या है? साधन। साध्य को अपन अंग्रेजी में बोलते हैं गोल और साधन को अपन बोलते हैं टूल्स। तो अब ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि अभिप्रेरणा साध्य है या साधन है? अभिप्रेरणा साध्य है या साधन है? गोल है या टूल्स है? ध्यान रखना, साध्य क्या है? साध्य क्या है? साध्य अधिगम है और अभिप्रेरणा क्या है? साधन है। तो यानी अभिप्रेरणा क्या है? साधन है। याद रखना, अभिप्रेरणा साध्य ना होकर एक क्या है? साधन है। अभिप्रेरणा क्या हो? साध्य ना हो करके क्या है? एक साधन है। अगली विशेषता और निकालना चाहें इसमें से, तो देखो मानव व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं। एक पक्ष है जिसका नाम है ज्ञानात्मक, एक पक्ष है जिसका नाम है भावात्मक यानी कॉग्निटिव अफेक्टिव, एंड तीसरा है साइकोमोटर यानी एक तरीके से मनोशारीरिक, यानी ज्ञानात्मक, भावात्मक, या मैं बोलूँ तो क्रियात्मक, यानी
जो मानव व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं, एक होता है ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा होता है भावात्मक पक्ष, तीसरा होता है क्रियात्मक पक्ष। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो अभिप्रेरणा है वो मानव व्यवहार के कौन से पक्ष से संबंधित होती है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अभिप्रेरणा मानव व्यवहार के भावात्मक पक्ष से संबंधित होती है। अभिप्रेरणा किसके द्वारा वर्णित की जाती है? भावात्मक जागृति के द्वारा वर्णित की जाती है, यानी भावनाओं से संबंधित होती है। यदि हमारे किसी कार्य को करने के लिए भाव ही नहीं है, हम उस कार्य को करने के लिए अंदर से तैयार नहीं है, भावनाओं से तैयार नहीं है, हमारी भावनाएं उधर करने के लिए हम भावुक ही नहीं उस कार्य के प्रति, तो ध्यान रखना अभिप्रेरणा ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक इन तीनों में से किस पक्ष से संबंधित होती है? तो अभिप्रेरणा किससे संबंधित होती है? मानव व्यवहार के भावात्मक पक्ष से संबंधित होती है। इसके बाद और विशेषता निकालना चाहूँ तो मैं देखो विकास भाव, अधिगम भाव, ये सब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये मान के चलो अभिप्रेरणा भी एक कैसी प्रक्रिया है, ये तो एक कॉमन पॉइंट है। अभिप्रेरणा एक निरंतर चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा एक कैसी चलने वाली प्रक्रिया है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मोटिवेशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा एक कैसी प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो गाइज समझ में आ गया होगा, ये थी अभिप्रेरणा की कुछ विशेषताएं। तो देखो अभिप्रेरणा की विशेषताओं को मैं कुछ रिकॉल करता हूँ, यानी रिकॉल करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था आपको, यानी हनुमान जी की स्टोरी बताई थी। सुबह उन लोगों ने हनुमान जी की क्षमताओं को सही दिशा दी थी। क्या दी थी? सही दिशा। क्षमताओं का सही उपयोग हनुमान जी ने किया। किसके द्वारा? अभिप्रेरणा के द्वारा। तो अभिप्रेरणा बालक की क्षमताओं को सही दिशा, यानी बालक की क्षमताओं का सही उपयोग करना सिखाती है। जब सही उपयोग करना सिखाती हैं तो उसके द्वारा उत्पन्न क्रियाएं किधर की ओर जाती हैं? सही दिशा की ओर। सही दिशा की ओर जाती हैं। तो अभिप्रेरणा आंतरिक होती है, पर लेकिन बाह्य कारकों के द्वारा प्रस्फुटित की जाती है। अभिप्रेरणा एक कैसी प्रक्रिया होती है? चयनात्मक। जब सेलेक्टिव होती है तो अभिप्रेरणा लक्ष्य की ओर क्या करती है? हमें निर्देशित करती है, लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है। तो अभिप्रेरणा एक साध्य नहीं है, साधन है। और अभिप्रेरणा के संबंध में देखना चाहें तो अभिप्रेरणा लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है। तो अभिप्रेरणा को मनोशारीरिक, मनोव्यवहारिक या फिर मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी कहते हैं। अभिप्रेरणा मानव व्यवहार के भावात्मक पक्ष से संबंधित होती है। और अभिप्रेरणा के संबंध में देखना चाहें तो अभिप्रेरणा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ये थी अपनी गाइज अभिप्रेरणा की विशेषताएं। अभिप्रेरणा की विशेषताओं के बाद अब थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए कुछ, तो इंटरेस्टिंग होना है तो अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है अभिप्रेरणा के उपनाम। अभिप्रेरणा के उपनाम, अभिप्रेरणा को किन किन नामों से जाना जाता है? भाई अब मेरी बात सुनो पहले कि देखो कि अभिप्रेरणा के उपनाम, तो अभिप्रेरणा के उपनाम निकालें तो सबसे पहला उपनाम, अभिप्रेरणा को उपनाम देखेंगे तो जितने उपनाम हैं वे अधिगम के साथ जुड़े हुए हैं। अधिगम या सीखना, अभिप्रेरणा को अधिगम का क्या कहते हैं? आधार। पहला उपनाम हो गया। अधिगम का आधार किसे कहा जाता है? अभिप्रेरणा। अधिगम का आधार या फिर अधिगम की जननी। अधिगम की जननी कौन होती है? अभिप्रेरणा। अधिगम का आधार, अधिगम का स्वर्ण पथ, स्किनर ने सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग कहा है। अधिगम का स्वर्ण पथ, अधिगम का आधार, अधिगम का स्वर्ण पथ। तीसरी विशेषता निकालें तो अधिगम की पूंजी, अधिगम की पूंजी। और विशेषता निकालें तो अधिगम का हृदय। अभिप्रेरणा को अपन क्या कहते हैं? अधिगम का
हृदय, अधिगम का आधार, अधिगम का स्वर्णपथ, अधिगम की पूंजी, अधिगम का हृदय और अधिगम की प्राणवायु, अधिगम की प्राणवायु। और देखने चाहें तो पहले ये 5 उपनामों को अपन याद करते हैं। कितने उपनाम मैंने लिख दिए? 5 उपनाम। देखो कोरोना जैसी बीमारी चल रही है तो मान के चलो कि एक के कौन बीमार भाई? कक्का बीमार रह गई। को बीमार रह गए? कक्का बीमार रह गए। तो देखो कक्का बीमार रह गए, बिना ले को गो कोरोना, को ले गो कोरोना ले गो। तो कक्का बीमार रह गए, बिना ले को गो कोरोना। तो कक्का को कहा गो आधार कार्ड तो वो ख़त्म, तो आधार गया। स्वर्णपथ यानी इलाज में एक तरीके से पूरा पैसा चला गया। तो सोना गया, आधार गया, सोना गया और चली गई सारी पूंजी। और कक्का के हृदय से प्राण निकल गए, रोने की आवाज़ गूंजी। यानी यह अभिप्रेरणा के उपनाम है। इस मंत्र का जाप करना 2 से 3 बार, अभिप्रेरणा के सारे उपनाम जिंदगी भर के लिए याद हो जाएंगे। कि आधार गया, सोना गया, चली गई सारी पूंजी और कक्का के हृदय से प्राण निकल गए, रोने की आवाज़ गूंजी। आधार गया मतलब अधिगम का आधार, सोना गया अधिगम का स्वर्णपथ, यानी सब अधिगम का ही है जो भी है। आधार गया, सोना गया, चली गई सारी पूंजी, तो यानी अधिगम की पूंजी। और कक्का के हृदय से प्राण निकल गए, अधिगम का हृदय और अधिगम की प्राणवायु। ये सब किसके उपनाम है? अधिगम के, यानी अभिप्रेरणा के उपनाम है। यानी अभिप्रेरणा को इन नामों से भी जाना जाता है। अब और भी निकालना चाहें तो 6वां उपनाम क्या निकलता है इसका? 6वां नाम है अधिगम का, अधिगम का, यानी मैं इनको हटा देता हूं पहले 5 को। 6वां उपनाम अभिप्रेरणा का निकालूं तो 6वां उपनाम क्या है? अधिगम का सर्वोत्कृष्ट, अधिगम का सर्वोत्कृष्ट पद या अधिगम का सर्वोत्कृष्ट सोपान या अधिगम का सर्वोत्कृष्ट चरण। अधिगम का सबसे उत्कृष्ट चरण या अधिगम का सर्वोत्कृष्ट पद या अधिगम का सर्वोत्कृष्ट सोपान किसको कहा जाता है गाइस? तो वो कहा जाता है अभिप्रेरणा को। मैंने अधिगम के स्टेप आपको बताए थे ऑफलाइन क्लासेस में कि अधिगम के कितने स्टेप होते हैं। कि देखो सबसे पहले P4 पर्सन, व्यक्ति के अंदर क्या आती है? M4 मोटिवेशन। और मोटिवेशन व्यक्ति को किसके लिए उत्तेजित करती है? मोटिवेशन आने के बाद व्यक्ति क्या करने लगता है? वेरियस रिस्पॉन्स। जब वेरियस रिस्पॉन्स करता है तो उसको आगे क्या आते हैं? बैरियर्स। जब बैरियर्स आते हैं तो वो उसकी एक बार क्या हो, बैरियर्स आती फिर भी वो करता रहता है तो उसकी क्या होती है? करेक्ट रिस्पॉन्स। करेक्ट रिस्पॉन्स क्या करती है? रेनफोर्समेंट देती है। रेनफोर्समेंट आने के बाद व्यक्ति के अंदर ऑर्गेनाइजेशन आता है और ऑर्गेनाइजेशन आने के बाद व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ से स्पष्ट है भाई कि यहाँ मुख्य कौन है? मुख्य सोपान कौन सा है? मोटिवेशन। मान के चलो अधिगम के लिए क्या होना जरूरी है? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा नहीं तो अधिगम नहीं। ये तो मेरी पुरानी कहावत है कि अभिप्रेरणा नहीं तो अधिगम नहीं। तो अधिगम का सर्वोत्कृष्ट पद या सर्वोत्कृष्ट सोपान या सर्वोत्कृष्ट जो चरण है वो किसको कहा जाता है? अधिगम का, वो अभिप्रेरणा को कहा जाता है। यानी अधिगम का सर्वोत्कृष्ट पद या सर्वोत्कृष्ट चरण या सर्वोत्कृष्ट सोपान जब अभिप्रेरणा के लिए, जब अधिगम के लिए अभिप्रेरणा का होना जरूरी है तो फिर ये मान के चलो अधिगम के लिए अभिप्रेरणा एक कैसी स्थिति है? अनिवार्य। यानी अधिगम के लिए अनिवार्य क्या होना है? अधिगम के लिए क्या अनिवार्य, क्या जरूरी है? कौन सी चीज़ कंपलसरी होनी चाहिए? कौन सी चीज़ के बिना अधिगम नहीं होगा? तो अधिगम के लिए क्या अनिवार्य है गाइस? अधिगम के लिए अनिवार्य है अभिप्रेरणा। क्या अनिवार्य है?
अभिप्रेरणा यानी छठवां उपनाम है अधिगम का सबसे सुपर जो स्टेप है, सर्वोत्कृष्ट पद या सोपान या चरण है, वो क्या है? अभिप्रेरणा। अधिगम के लिए क्या अनिवार्य है? अभिप्रेरणा। और देखा जाए तो और उपनाम में निकालना चाहूँ तो अधिगम का चालक। अधिगम का चालक किसको कहा जाता है? यानी ड्राइव ऑफ लर्निंग। लर्निंग को ड्राइव करने वाला कौन होता है? लर्निंग को ड्राइव करने वाला कौन होता है? तो इन सब के जवाब क्या होंगे? मोटिवेशन। क्या अधिगम का आधार क्या है? अभिप्रेरणा। अधिगम की जननी क्या है? अभिप्रेरणा। अधिगम का स्वर्ण पद क्या है? अभिप्रेरणा। अधिगम की पूंजी क्या है? अभिप्रेरणा। और अधिगम का हृदय क्या है? अभिप्रेरणा। अधिगम की प्राणवायु किसे कहा जाता है? अभिप्रेरणा को। अधिगम का सर्वोत्कृष्ट पद या सोपान किसको कहा जाता है? अभिप्रेरणा को। अधिगम के लिए क्या अनिवार्य होना चाहिए? अभिप्रेरणा। अधिगम का चालक कौन है? अभिप्रेरणा। इन सभी 8 लाइन का जवाब एक ही होगा गाइस, वो क्या होगा? अपना अभिप्रेरणा। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा ये अभिप्रेरणा के क्या थे दोस्तों? उपनाम। अब मैं इसके बाद चर्चा करता हूँ अभिप्रेरणा चक्र, मोटिवेशन साइकिल। अभिप्रेरणा चक्र की चर्चा करता हूँ। इसके बाद में किसकी चर्चा करता हूँ? अभिप्रेरणा चक्र। अभिप्रेरणा चक्र। अभिप्रेरणा चक्र जिसे हम मोटिवेशन साइकिल बोलते हैं, यानी अभिप्रेरणा चक्र। देखो अभिप्रेरणा चक्र के बारे में समझना चाहें तो अभिप्रेरणा चक्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सामान्य अभिप्रेरणा चक्र, दूसरा है संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा चक्र। तो सामान्य अभिप्रेरणा चक्र में तो कई विद्वानों का योगदान रहा है, पर लेकिन संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा चक्र है वो मनोवैज्ञानिक डेसी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो अभी मैं सामान्य अभिप्रेरणा चक्र, जो कि जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में बताना चाहूँगा। सामान्य अभिप्रेरणा चक्र। अभिप्रेरणा चक्र में सबसे पहला कौन होता है? देखिए ये 3 वर्ड लिखो, NDI और इधर क्या बनेगा? M। NDI M यानी प्रेरक। इन तीनों का योग यानी इन तीनों को मिला करके क्या बनता है? प्रेरक बनता है। यानी कहने का मतलब अभिप्रेरणा के जो चक्र के कितने पद होते हैं? 3 होते हैं, N, दूसरा D, तीसरा I। N का पूरा मतलब क्या हुआ? नीड्स। D का पूरा मतलब क्या हुआ? ड्राइव। I का पूरा मतलब क्या हुआ? इंसिटिव। आई का पूरा मतलब क्या हुआ? इंसिटिव। नीड्स को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? आवश्यकता, यानी आवश्यकता। ड्राइव को अपन क्या बोलते हैं? चालक या फिर प्रणोद, या फिर इसी को अपन अंतर्नोद भी कहते हैं। और जो इंसिटिव होता है इसको अपन उद्दीपक या फिर अपन क्या बोलते हैं? प्रोत्साहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्दीपक या प्रोत्साहन कहा जाता है। किसको? इंसिटिव को कहा जाता है इंसिटिव। NDI = क्या है? M कर लो चाहे, ठीक है क्या? तो नीड्स। तो यहाँ से प्रश्न बनता क्या है कि अभिप्रेरणा चक्र का सही चरण क्या है? तो आपको याद रखना है NDI, यानी पहला ऑप्शन दे देगा DNI, दूसरा ऑप्शन IND, तीसरा ऑप्शन DIN, चौथा ऑप्शन NDI। तो याद रखना है NDI, यानी कहने का मतलब अभिप्रेरणा चक्र में सबसे पहला योगदान किसका है? N का, दूसरा ड्राइव का, तीसरा इंसिटिव का। जब एक मोटिवेशन साइकिल बनती है, जब एक अभिप्रेरणा चक्र बनता है तो N का मतलब नीड्स, नीड्स का मतलब आवश्यकताएं यानी आवश्यकता। D का मतलब ड्राइव, ड्राइव यानी चालक जिसे प्रणोद या अंतर्नोद भी कहते हैं। I का मतलब इंसिटिव यानी जिसे उद्दीपक या प्रोत्साहन कहते हैं। यानी जो अभिप्रेरणा चक्र होता है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? आवश्यकता से।
कहाँ से होती है? देखो कई इंस्टीट्यूट वाले भोजन को क्या बता देते हैं, भोजन को प्रोत्साहन बता देते हैं, यानी कहने का मतलब है सॉरी भोजन को क्या बता देते हैं, भोजन को आवश्यकता बता देते हैं। क्या बता देते हैं? कई इंस्टीट्यूट वाले, कई फैकल्टी, मैंने बहुत सारी त्रुटियां देखी हैं, बहुत सारे यूट्यूबर भी होते हैं जो भोजन को क्या बता देते हैं, आवश्यकता बता देते हैं। पानी को क्या बता देते हैं, आवश्यकता बता देते हैं, बल्कि ये आवश्यकता नहीं है। तो अब देखो समझने का प्रयास करेंगे आवश्यकता है क्या। आवश्यकता किसे कहते हैं, आवश्यकता किसे कहते हैं? देखिए आवश्यकता दो कंडीशन में होती है, किसी वस्तु की कमी या फिर अधिकता। किसी वस्तु की कमी या अधिकता को क्या कहा जाता है, आवश्यकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसी वस्तु की कमी या अधिकता को क्या कहते हैं अपन गाइस, आवश्यकता बोलते हैं। देखो या तो हमारे पास कोई चीज़ ज़्यादा होए तो कम करने की ज़रूरत है, या फिर कम होए तो फिर और ज़्यादा, यानी तो हमें प्राप्त करने की ज़रूरत होती है। किसी वस्तु की कमी या अधिकता को क्या कहते हैं, आवश्यकता कहते हैं। क्या कहते हैं, आवश्यकता कहते हैं। तो आवश्यकता में क्या आएगा, आवश्यकता में आएगा जैसे भोजन की कमी। भोजन की कमी तो आवश्यकता किसकी है, भोजन की। क्या, भोजन की कमी, पानी की कमी। यानी देखो आवश्यकता किसे कहते हैं, किसी वस्तु की कमी या अधिकता को अपन क्या कहते हैं, आवश्यकता कहते हैं। तो यहाँ भोजन की कमी, पानी की कमी, ये क्या है, आवश्यकता है। अब भोजन की कमी है तो उस कमी को पूरा करने के लिए शरीर में एक चालक बनेगा, उस चालक का नाम क्या होगा, भूख। और भूख लगने पे पेट में बिलैया और चूहा दौड़ते हैं। पानी की कमी तो चालक क्या बनेगा, प्यास। और यहाँ पर प्रोत्साहन क्या होगा, उद्दीपक क्या होगा। जब भोजन की कमी आवश्यकता है तो उद्दीपक क्या है, भोजन। पानी की कमी आवश्यकता है तो इंसेंटिव क्या होगा, पानी। ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखना। देखो भोजन एक प्रोत्साहन है। देखो भोजन मिल गया तो इंसेंटिव प्राप्त हो गया, पर लेकिन भोजन की कमी क्या है, आवश्यकता। और भोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो चालक उत्पन्न होता है वो कौन होता है, भूख। और यानी पानी की कमी को उत्पन्न करने के लिए चालक उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, प्यास। तो ध्यान रखना, एक तो प्रश्न ये बनता है कि अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम। तो एनडीआई को याद रखना बस आप, तो नीड, ड्राइव एंड इंसेंटिव। एनडीआई के फॉर्मूले को याद रखना, अगर सही क्या पूछा जाता है, क्रम। दूसरा क्वेश्चन बनता है आवश्यकता है भोजन की कमी या पानी की कमी, भोजन की अधिकता या पानी की अधिकता, यानी कमी या अधिकता लगी हो प्रश्न में तो फिर वो क्या हो जाएगी, आवश्यकता। जैसे भूख, यानी भोजन की कमी किसके द्वारा दिखाई देती है, भूख के द्वारा, जिसके द्वारा दिखाई दे। प्यास, पानी की कमी किसके द्वारा दिखाई देती है, प्यास के द्वारा। तो वे क्या होते हैं, चालक। और जिस चीज़ के लिए आवश्यकता उत्पन्न होती है, जिसकी कमी या अधिकता में आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, उद्दीपक बोलते हैं। यहाँ भोजन की क्या थी, कमी, तो भोजन क्या हुआ, एक तरीके का प्रोत्साहन। पानी की कमी थी तो पानी क्या हुआ, एक तरीके का क्या हुआ गाइज, प्रोत्साहन हुआ। क्या हुआ, तो यहाँ से एक तो प्रश्न क्रम का बनता है, दूसरा प्रश्न बनता है कि निम्न में से भूख क्या है, तो भूख एक चालक है। प्यास क्या है, प्यास एक चालक है। भोजन एक क्या है, यानी भोजन एक इंसेंटिव है, भूख एक ड्राइव है और प्यास एक ड्राइव है। याद रखना ये जो ड्राइव शब्द है मनोविज्ञान में, इसको लेकर के कौन आया था, वुडवर्थ महोदय ने चालक शब्द दिया था सन 1928 में। यानी चालक शब्द कौन लेकर के आया, अंतर्नोद, प्रणोद, ये सब इसी को बोलते हैं। अब मैं बता देता हूँ, सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ। एक छोटी सी 2 लाइनें हैं, बड़ी गहराई से सुनना, इन लाइनों में बहुत सारा सार छिपा हुआ है। देखिए मैं बताऊं सबसे पहले कि किसी वस्तु की कमी या अधिकता को आवश्यकता कहते हैं। जैसे आज नोवल कोरोना वायरस चल रहा है, कई गरीब लोग हैं जो कि झुग्गियों में रह रहे हैं, और जिनके पास झुग्गियाँ भी नहीं है, पैदल चल के रास्ते मारे, तो आज उनके पास क्या है, कमी।
तो किसी वस्तु की कमी या अधिकता को, यानी किसी शरीर में किसी चीज़ की कमी होती है तो यहाँ क्या बनी, वो आवश्यकता। आवश्यकता व्यक्ति में क्या पैदा करती है, तनाव पैदा करती है। आवश्यकता व्यक्ति में क्या पैदा करती है, आवश्यकता व्यक्ति में तनाव पैदा करती है। तनाव व्यक्ति में क्या पैदा करता है, तनाव व्यक्ति को क्रियाशील बना दे, यानी तनाव व्यक्ति में क्या पैदा कर देता है, चालक पैदा करता है। और चालक की जब चालक पैदा हो जाता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, क्रियाशील। और जब व्यक्ति क्रियाशील हो जाता है तो अपने इंसिटिव यानी उद्दीपन यानी अपने प्रोत्साहन को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। तो एक अभिप्रेरणा चक्र पूरा हो जाता है। यानी कहने का मतलब है किसी वस्तु की कमी या अधिकता के द्वारा क्या उत्पन्न होती है, आवश्यकता। आवश्यकता क्या पैदा करती है, तनाव। तनाव क्या पैदा करता है, चालक। चालक व्यक्ति को क्या बना देता है, क्रियाशील। और क्रियाशील होकर के व्यक्ति किसको प्राप्त कर लेता है, इंसिटिव को प्राप्त कर लेता है। अब मैं एक और बात बता दूं, देखिए एक और बात क्या है, देखिए सबसे पहले क्या आती है, आवश्यकता। आवश्यकता के बाद क्या पैदा होता है, तनाव। और तनाव व्यक्ति के अंदर क्या पैदा करता है, तनाव व्यक्ति के अंदर चालक पैदा कर देता है। और चालक व्यक्ति को क्या कर देता है, क्रियाशील। और व्यक्ति क्रियाशील होकर के क्या प्राप्त कर लेता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, अपने उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है। अब मान के चलो कि ऐसे समय में मजदूर जो पैदल चले आ रहे हैं उनके पास भोजन की कमी है, तो भोजन की उन्हें क्या है, आवश्यकता। जेब में पैसा नहीं है तो इस बात का उन्हें क्या है, तनाव। अब तनाव है तो तनाव व्यक्ति के अंदर चालक पैदा करेगा तो व्यक्ति क्रियाशील हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, क्रियाशील होकर के या तो वो लूटपाट करेगा या फिर किसी से मांगेगा, क्योंकि उसे क्या चाहिए, भोजन चाहिए। ठीक है क्या। तो ये था अपना अभिप्रेरणा चक्र। अब अभिप्रेरणा चक्र से रिलेटेड कुछ बातें हैं, उन बातों को बताना चाहूँगा मैं। अभिप्रेरणा चक्र से रिलेटेड बातें हैं। पहली बात, NDI। मैंने प्रश्न लिखा पहला, NDI समान होते हैं। अब आपको मैं केवल यही पूछूंगा कि NDI यानी नीड, ड्राइव एंड इंसिटिव, ये तीनों समान होते हैं, क्या ये बात सत्य है या असत्य है। तो इस प्रश्न का आप लोगों को जवाब देना है, सोच करके बताना। यानी NDI मैं आपके लिए प्रश्न लिख रहा हूँ। पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है NDI समान होते हैं, यानी तो इसके लिए या तो आपको जवाब किस में देना है, सत्य या फिर असत्य। ठीक है क्या। तो पहला प्रश्न आपके लिए मैंने सत्य और असत्य में डाला है। क्या NDI क्या होते हैं, समान होते हैं, सत्य या असत्य। दूसरा प्रश्न मैंने डाला है, दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए, ये प्रश्न आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, याद रखना गाइज। दूसरा प्रश्न है आप लोगों के लिए कि अंतर्नोद आवश्यकता को उत्पन्न करता है। अंतर्नोद आवश्यकता को उत्पन्न करता है। क्या ये सत्य है या फिर असत्य है। इसका भी जवाब आपको सत्य और असत्य में देना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2, यानी अंतर्नोद आवश्यकता को उत्पन्न करता है। क्या ये बात सत्य है या फिर असत्य है। यानी अब चालक आवश्यकता की कमी होने पर
न्यून पड़ जाता है, चालक आवश्यकता की कमी होने पर न्यून पड़ जाता है, क्या ये सत्य है या फिर ये बात क्या है, असत्य है। यानी ये 3 प्रश्न है। क्या है, एक 3 प्रश्न है, यानी चालक आवश्यकता की कमी होने पर न्यून पड़ जाता है। मैं अब एक चौथा प्रश्न और दे रहा हूँ, यानी 3 प्रश्न हो गए, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसके जवाब हर स्टूडेंट को जो भी वीडियो देखता है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी फर्स्ट रैंक प्रतिभागी हैं या अन्य प्रतिभागी हैं, तो भैया वीडियो देखा करो तो प्रत्येक व्यक्ति कम से कम लाइक कर दिया करो वीडियो को। और लाइक करने के साथ साथ अब मैं ये डाल रहा हूँ तो आपको कमेंट बॉक्स में हर किसी को जवाब देना है इन 3 प्रश्नों के, सत्य सत्य में। जैसे 1 नंबर के आगे लिखना है सत्य, 2 नंबर के आगे असत्य, जैसे सत्य और सत्य में ये 3 प्रश्न मैंने डाले हैं और मैं 2 प्रश्न और डाल रहा हूँ, पूरे 5 हो जाएंगे। तो अब चौथा प्रश्न है अपना, चौथा प्रश्न है, बाह्य अभिप्रेरणा एक शुरुआत है, बाह्य अभिप्रेरणा एक शुरुआत है, तो आंतरिक अभिप्रेरणा एक अंत है। ये बात आपको देना है, सत्य है या फिर असत्य है। 4 प्रश्न हो गए। इसके बाद 5वां, अभिप्रेरणा भावात्मक जागृति द्वारा वर्णित होती है। इसका भी जवाब हमको किस में देना है, सत्य और असत्य में। अब आप ये सोचेंगे सर आते 4 ऑप्शन वाले हैं, आप सत्य सत्य क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि जो प्रत्यय स्मरण वाले प्रश्न होते हैं, इस तरीके के जो प्रश्न हैं सत्य और असत्य वाले, ये आपके अंदर मेन कॉन्सेप्ट को पैदा करेंगे और इनके सॉल्यूशन में अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा। जब तक के लिए नमस्कार। और इन प्रश्नों के जवाब आप सभी प्रश्न छात्रों को, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें पूरी वीडियो को लास्ट तक, तो इन प्रश्नों के जवाब हर विद्यार्थी को देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है क्या? यानी ये 5 प्रश्न हैं, सत्य सत्य में मैंने दिए हैं, इनके सॉल्यूशन में अगली वीडियो में कराऊँगा। राम राम, नमस्कार।